Assalamu alaikum ji. Okay, now today we are going to talk about sampling. Before starting sampling or types of sampling, here we need to know that basically what does mean of sample. Like, why do we need sampling in research? What is the importance of sampling in our research? इन रिसर्च अगर आप लोग सैम्पलिंग पढ़ते हैं या टॉपिक है तो बेसिकली क्यों है या रिसर्च में सैम्पलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली सैम्पलिंग की टेक्निक्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर आप लोग डिसाइड करते हैं कि आप लोग इस मेथड के थ्रू करेंगे। आप रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, आप स्ट्रैटिफाइड करेंगे या क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे। आप कौन सी सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि आपने किस किस से अपने क्वेश्चनर को फिल करवाना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आज के जो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने बात करनी है सैम्पलिंग की, पॉपुलेशन की, इसकी टाइप्स की और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। ठीक है जी, तो स्टार्ट में हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग या सैम्पलिंग। सेलेक्ट अ गिवन नंबर ऑफ पीपल और थिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है, आप बेसिकली सैम्पलिंग क्या है। अब देखो ना, अगर आपके पास यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ। अगर आपने ठीक है एक देग बनवाई है, ठीक है, एक राइस है, बहुत ज़्यादा आपने क्वांटिटी में राइस बनवाए हैं। अब वो क्या है, वो पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है कि अब आप लोग देखो ना, अगर आप लोग उसमें से 1 स्पून या 2 स्पून भी राइस चेक करेंगे या कुछ चेक करेंगे तो आप उसको टेस्ट को बता सकते हैं। अब वो जो आप कुछ राइस निकाल के चेक करेंगे ना, वो सैम्पल है और जो पूरी देग है ना वो पॉपुलेशन है। सिंपल सी बात, इस चीज़ को जहन में रखें। ठीक है, तो इसी तरह से अब बहुत से लोग हैं, वो सारी पॉपुलेशन। अब हम लोग हर किसी से तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते ना, हर कोई हमारी अप्रोच में तो नहीं होता। तो हम लोग अपना सैम्पल डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने किन से करना है, कौन से लोग हैं, किस जगह के हैं। इसे कहते हैं इन शॉर्ट सैम्पलिंग। ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि आप इसमें क्या करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, जिसमें हर मेंबर का इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है कि जिसमें किसी अब इतनी पॉपुलेशन है उसमें सबके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। ठीक है, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है जी, इसमें आप पर्पसफुल सैम्पलिंग करते हैं। लाइक आप सिलेक्ट करते हैं कि लाइक अगर आप लोग डॉक्टर्स पे स्टडीज़ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके पास है कि आपने जस्ट डॉक्टर्स पे स्टडी करना है, तो फिर ऑब्वियसली आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें कि आपने उस चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है। आपकी पर्पसफुल सैम्पलिंग है कि आपने डॉक्टर्स को देखना ओनली। ठीक है, इसकी देखिए डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। सिलेक्ट मेंबर्स हु हैड द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बिफोर, कि अगर आपने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर या स्ट्रेस का लेवल चेक करना है डॉक्टर्स पे, या एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स का चेक करना है स्ट्रेस के साथ लिंक, तो फिर आपको वही लोग देखने हैं जो कि एक्स्ट्रा वर्किंग आवर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस तरह से यहाँ पे 2 टाइप्स आपके पास आ गई, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अब जनरलाइज क्या करते हैं जी, जनरलाइज फाइंडिंग्स वही हैं वो जो आप लोग लाइक आपने किसी एक पे किया, लाइक आप लोगों ने जस्ट डॉक्टर्स के किसी ग्रुप पे किया और उसको आपने जनरलाइज कर दिया सारे डॉक्टर्स पे। ठीक है, इसे कहते हैं चीज़ों को जनरलाइज करना। लाइक आपने टीचर्स किसी एक दो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की टीचर्स पे रिसर्च की और उसको जनरलाइज कर दिया आपने सारी टीचर्स पे। ठीक है, अब वो यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल को डिफ़ाइन करें, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या है जी, यूज़ अदर कंस्ट्रक्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग। ऑपरेशनल डेफिनेशन स्पेसिफाई हाउ द कंस्ट्रक्ट विल बी मेजर, कि हम लोग किस तरह से सब चीज़ों को देखेंगे और किस तरह से नहीं देखेंगे। ठीक है जी, बेसिकली हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने देखनी है कि जैसे स्टार्टिंग में बात की कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें कि सारी पॉपुलेशन में से हर किसी के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो कि पर्पसफुल होती है, थियोरेटिकल बेस होती है, यानी उसमें हमारे जहन में कुछ पर्पस होता है कि हमने ये लोग नहीं लेने, हमने वो लोग लेने हैं, तो उसे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और जो थर्ड वन है आपके पास वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस जैसे उसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, तो जो हम लोगों के लिए कन्वीनियंट है ना, हम लोग उसको अप्रोच करते हैं। ठीक है,
अब वन बाय वन हम लोग इनकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। देखो, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हमारे पास डिफरेंट सब टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन सी हैं जी? द फर्स्ट वन इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद द सेकेंड वन इज़ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, द थर्ड वन इज़ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, द फोर्थ वन इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग एंड द फिफ्थ वन इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास 5 टाइप्स आ गई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। अब वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ इन सारी टाइप्स के बारे में, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, दी कम टू वर्ड द फर्स्ट वन टाइप विच इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है जी? ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। कि वो कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस है कि किसी को भी उठाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सब लोग एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है? अब रैंडमली उसने उठा दिया, चलो तुम उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, मेरा क्वेश्चनर फिल कर दो। तो इससे क्या हुआ कि हर एक बंदे के पास, सारी पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस था कि वो किसी को भी उठा सकता था और रिक्वेस्ट कर सकता था कि ये मेरा क्वेश्चनर आप फिल कर दें। ठीक है? इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि जिसमें हर एक बंदे के पास, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस, जिसमें हर किसी के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, वो देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है, पॉइंट इसका क्या हो सकता है कि सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट प्रोसेस, कि बड़ा इजी है कि आपको इतनी सर खपाई नहीं करनी पड़ती, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। जो आपको, आप एक रूम में गए और आपने वहाँ से रैंडम सैम्पलिंग कर ली। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसके नेगेटिव या कॉन्स क्या हैं वो देख लेते हैं। A complete list of the population might not be available. May include some outside. अब उसने कहा कि अब हमें नहीं पता कि हमने वहाँ पे बैठे किसी को सिलेक्ट कर लिया, अब क्या पता कि वो लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि वो लोग उस इंस्टीट्यूट के हैं भी कि नहीं, कोई आउटसाइडर वहाँ पे है कि नहीं, हम तो नहीं जानते। हम तो सिंपली वहाँ पे गए और हम लोगों ने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर ली, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर जो लोग थे क्या वाकई उस इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रहे थे या कोई आउटसाइडर थे, ये हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाउ कम्स टू वर्ड द सेकेंड वन टाइप विच इज़ अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब देखो ना, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, इट्स अ सिस्टमेटिक, लाइक एक सिस्टमेटिक वे में आपने करना है। अब कैसे करना है ये देखते हैं। सेलेक्ट एवरी 9th नेम ऑफ द पॉपुलेशन लिस्ट। ओके, so estimate the needed sample size and the dividing the number of the names on the list by the sample size. सिंपली वो आपको ये कह रहे हैं कि आप कोई भी एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप ये करते हैं कि आप एक सिस्टमेटिक वे डिज़ाइन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने हर 11th या हर 3rd मेंबर को लेना है। सिंपल सी बात है कि वो लोग बैठे हुए हैं, आप कहते हैं जो हर तीसरा मेंबर खड़ा होता जाए। ठीक है, ये आपने एक सिस्टमेटिक वे में सारा काम किया है। लास्ट वन में क्या था कि रैंडमली आपने कहीं से भी उठा लिया किसी को भी, लेकिन सिस्टमेटिक में आपने क्या किया, आपने कहा कि जी हर 3rd वन मेंबर जो है वो खड़ा हो जाए और वो मेरा क्वेश्चनर फिल करेगा। ठीक है, इस तरह से इसे कहते हैं सिस्टमेटिक, कि इसमें एक आपने एक अरेंज वे में, एक सिस्टमेटिक वे में आपने डाटा कलेक्ट किया या आपने अपना काम करवाया। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? द पॉजिटिव पॉइंट इज़ नॉट नीड टू हैव एन एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट, कि आपको सबके लिए सबकी एक लिस्ट भी नहीं चाहिए। और जो इसके नेगेटिव पॉइंट हैं जी, इफ़ द फाइल्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न दैन कुड रिजल्ट इन चूजिंग इज बायस्ड असम। बिल्कुल, अब वो कहते हैं इसमें बायसनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब बायसनेस किसे कहते हैं? बायसनेस कहते हैं फेवरिज्म को, कि इसमें यह है कि हमें पता होगा कि लाइक हर तीसरा मेंबर है, या हम लोगों ने इस वाले रोल नंबर, या हर 3 रोल नंबर छोड़ के हमने काम करवाया है, तो मेरा फ्रेंड तो इसमें नहीं आ रहा, तो उसमें बाइसनेस या फेवरिज्म वाला भी एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वो होगी जो कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में की जाती है, एक प्रॉपर डिज़ाइंड वे में की जाती है, कि हर तीसरा बंदा या हर 3 रोल नंबर के बाद 4th वन रोल नंबर ये फिल करेगा। ठीक है, इस तरीके से। द थर्ड वन इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टर्स बना लेते हैं। अब इसमें क्या होता है जी, इट यूज्ड व्हेन देयर आर सब ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइज
दैट यू विश टू इन्वेस्टिगेट। अब स्ट्रैटिफाइड में क्या है कि आपको लगता है कि जब आपके सब ग्रुप्स बन सकते हैं और डिफरेंट साइजेस के, डिसाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स और लेवल एंड देन ड्रॉ रैंडमली फ्रॉम ईच ग्रुप। आप स्टार्टर्स बना लेते हैं कि लाइक एक स्टार्टर ये है, एक स्टार्टर वो है, यानी सिंपल ग्रुप्स बना लेते हैं। सिंपल सी बात है, आप स्टार्टर्स बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद रैंडमली उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं और काम करवा लेते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, अब वो कहते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं जी। इजी टू कंपेयर ईच सब ग्रुप, क्योंकि आपने ग्रुप बना लिया ना, अब आप उन चीज़ों को ग्रुप में कंपेयर कर सकते हैं। और इसके कॉन्स क्या हैं, माइट गेट इन्फॉर्मेशन बिफोर डिफाइडिंग दैम, कि आपको पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि जो आप जो ग्रुप्स बना रहे हैं, आप सारे ग्रुप्स में एक तरह के लोग ना आ जाएं। लाइक अगर आपने उनके स्टार्टर्स बनाए हैं या ग्रुप्स बनाए हैं तो उसमें वेरिएशन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सारा जो ग्रुप्स बनाए हैं या स्टार्टर्स आप बना रहे हैं उसमें सारे एक जैसी एबिलिटीज़ के करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स वाले लोग आ जाए, मीन डिफरेंट ट्रेड्स उनकी होनी चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। द फोर्थ वन इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर जैसे है सैम्पलिंग, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपने क्लस्टर बनाने हैं। इट इज़ यूज विद नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये वो कहते हैं कि आप नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप्स के साथ बनाते हैं। सिटी ब्लॉक्स और क्लासरूम इन ए स्कूल एंड स्टडी ऑल द सैम्पल देयर। उसने एग्जाम्पल दी कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि सिटी ब्लॉक्स और कोई ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया कि इसके डी ब्लॉक से मैंने डाटा लेना है, क्लस्टर बना लिया ना कि ये डी ब्लॉक क्लस्टर है, ये ए ब्लॉक क्लस्टर है, ये एफ ब्लॉक क्लस्टर है, आपने क्लस्टर बना दिए। या हम लोग क्लासरूम बताते हैं जी इतना, जैसे अगर देखें क्लासरूम है स्कूल में, तो हम कहते हैं जी ग्रेड 4 के सेक्शंस हैं, क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 या सेक्शन सी, जिस तरह से भी। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि आप क्लस्टर में कर लेते हैं एंड स्टडी ऑल द सैम्पल्स देयर, कि आपने उनके क्लस्टर बना लिए कि जैसे क्लस्टर ए, कुछ लोग ए रूम में बैठ जाएं, क्लस्टर बी कुछ बी में बैठ जाएं, कुछ सी में बैठ जाएं। इसे हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव क्या पॉइंट्स हैं कि आपने उनके क्लस्टर क्यों बनाए, ताकि आपका टाइम बच जाए। आपने अपने टाइम को सेव करना था, इसलिए आपने क्लस्टर बना दिए कि उनको क्लस्टर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाए और उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, अब उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, उसका सैम्पल साइज स्मॉल हो सकता है, लेस प्रिसाइशन एंड एस्टिमेटिंग द फैक्ट्स। अब जब भी हम लोग क्लस्टर में काम करते हैं तो वो पता है क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे होते हैं, मीन एक दूसरे को देख के टिक कर रहे होते हैं। लाइक अगर वो देखते हैं अगर उसने इसका आंसर एक किया है तो हमारी सोसाइटी में ये होता है सभी ये टिक कर देते हैं बगैर जाने बगैर समझे, तो इसका ये इफेक्ट हो सकता है। ओके जी, द फिफ्थ वन इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या है, वो कहते हैं कि मल्टी स्टेज है तो इसमें डिफरेंट सैम्पलिंग के स्टेजेस को मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्लस्टर सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग दोनों को मिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टी स्टेज है ना, तो वो किसी 2 टाइप या 3 टाइप्स का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी उन्होंने एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल आपको बता दिया कि वो दोनों टाइप्स को मिला सकते हैं, क्लस्टर को, रैंडम को। अब उसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये कि वो मोर रिलायबल है क्योंकि वो दोनों टाइप्स पे रिलाई करे। और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि इसकी कैलकुलेशंस ऑब्वियसली जब आप 2 टाइप्स कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन आपको दोनों टाइप्स के अकॉर्डिंग ही देखनी है, जो कि आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक अपनी प्रोबेबिलिटी की जो टाइप्स थी वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जाना है अपनी सेकंड वन की तरफ, जो कि है हमारी पर्पसफुल या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। याद रहे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या थी, कि जिसमें आपने किसी बेस पे, किसी फैक्ट बेस पे या थ्योरेटिक बेस पे, किसी पर्पस की बेस पे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिसर्चर सेलेक्ट देयर सैम्पल्स विद द गोल ऑफ दैट अलो देम टू स्टडी इन केस इन डेप्थ। जब उन्होंने किसी भी केस को डेप्थ में देखना है तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी बात कर लेते हैं। अब इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम लोगों ने चूंकि इंडिविजुअल स्टडीज़ करनी होती है तो वहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं जा सकते हैं। हम लोगों को वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही करनी है, क्योंकि हम लोगों को इन डेप्थ सारी डिटेल देनी होती हैं। ठीक है, और हमारा पर्पस है कि हमने उस क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होता है, उनको एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है बेटा, तो अब वो कहते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें वो डिफरेंट बता रहे हैं आपको
कि आप लोग किस तरह से काम कर सकते हैं इसके अंदर, या क्या हो सकते हैं पर्पस आपके। डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं ना, जैसे एक्सट्रीम और डिविएंट केसेस। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जो डिविएंस बेस्ड है। अब आपने जब तक डिविएंस की उसकी रीजंस को फाइंड आउट नहीं करना, आप कैसे बात करेंगे। इंटेंसिटी सैम्पलिंग, लाइक मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग की कितनी वेरिएशंस आती हैं। होमोजीनियस, जो चीज़ें किस बेस पे सेम है। टिपिकल केस, कुछ केस ऐसे होते हैं जो बड़े ऑफेंसिव होते हैं, उनको देखना। क्रिटिकल केस सैम्पलिंग, स्नोबॉल और चेन सैम्पलिंग। अब क्राइटेरियन सैम्पलिंग, लाइक ये सारे वो पर्पस बता रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट केस इसमें हो सकते हैं कि आपके जहन में एक पर्पस है कि लाइक मैंने इस पर्पस के अकॉर्डिंग या इसकी डाटा कलेक्ट करना है या सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। अब वो उसको जिस सारी टर्म्स उन्होंने पीछे बताई हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगे हैं, हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले बात करें एक्सट्रीम और डिविएंट केसेस। अब एक्सट्रीम और डिविएंट केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द केसेस माइट बी टू चूज इंडिविजुअल्स और साइट्स दैट आर अनयूजुअल और स्पेशल इन सम वे। बेशक, फॉर एग्जाम्पल एनालाइज द हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम एंड कंपेयर दैम विद द फेल वन। कि अब हम लोगों ने देखना कि एक प्रोग्राम इतना सक्सेसिव क्यों है और बाकी इतने फेल क्यों हो रहे हैं। तो हम लोग उसको कंपेयर करने के लिए जब तक जो सक्सेसफुल प्रोग्राम है उसको डेप्थ में नहीं देखेंगे हम लोग तब तक बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब इंटेंसिटी सैम्पलिंग क्या है जी। इट्स सिमिलर टू द एक्सट्रीम केस स्ट्रेटजी एक्सेप्ट देयर इज़ लेस एम्फेसाइज ऑन एक्सट्रीम। एक्सप्लोर रिच इन्फॉर्मेशन ऑन द टिपिकल केसेस। वो कहते हैं इसमें मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग। अब मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग क्या है जी। मैक्सिमाइज द वेरिएशन विद इन द सैम्पल एंड इंडिकेट देयर मेजर डिफरेंसेस। कि आपने क्या करना है, जो उनकी वेरिएशंस हैं उनको आप लोगों ने मैक्सिमाइज़ करना है और उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको इंडिकेट करना है, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश एबिलिटी इन डिफरेंट लोकेशन। अब आप लोगों ने अगर स्टूडेंट्स की एबिलिटी चेक करनी है, इंग्लिश एबिलिटी चेक करनी है रूरल या अर्बन एरियाज़ में, तो आप लोग उसमें ये वेरिएशन के लिए ये वाली सैम्पलिंग कर सकते हैं। होमोजीनियस सैम्पलिंग क्या है जी। द रिसर्चर सीक्स टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। अब जिन ग्रुप्स के सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स से उन्होंने उसको बताना है, जैसे रूरल टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड द CLT फॉर चिल्ड्रन। कि अब जो रूरल टीचर्स हैं उनके एटीट्यूड कैसे हैं उस दूसरे तरफ के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। टिपिकल केस सैम्पलिंग। अब टिपिकल केस सैम्पलिंग में कोई भी केस आपके पास हो सकता है। चूज़ द केस इन विच अ प्रोग्राम हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड टू शो द इन केस इन डेट टू एवरेज। इट्स लाइक टू इंटेंसिटी सैम्पलिंग। वही बात है कि आपने किसी भी चीज़ को इंटेंसिटी को चेक करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड और पर्पसफुल सैम्पलिंग क्या है जी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज subgroup or chosen a specific criterias, a sample of cases selected within those starters। वही बात है कि आप उनके स्टार्टर्स बना लेते हैं, उनके ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर इस तरह से उनको आप सर्च करते हैं। क्रिटिकल केस सैम्पलिंग। स्टडी a very important critical case, the fact should be representative। अब किसी भी केस को आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है तो ऑब्वियसली आप लोग उसके लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो नहीं कर सकते, आपने उसके लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही करनी है। अब स्नोबॉल और चेन सैम्पलिंग। अब जी स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। द सर्चर स्टार्स अ की पर्सन एंड इंट्रोड्यूस नेक्स्ट वन टू बिकम अ चेन। लाइक अब इसको चेन सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। अब मुझे कोई देता है कि मेरे पास कोई आता है क्वेश्चनर फिल होने के लिए, मुझे कहा जाता है कि प्लीज़ आप ये फिल कर दें और जो आपके कलीग्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे फिल करवा दें। तो मैंने अपनी चेन में देखा कि मेरी सराउंडिंग में कौन कौन साइकोलॉजिस्ट थी। फॉर एग्जांपल मेरी 2 और फ्रेंड्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने उन दोनों को दिया और उनको मैंने कहा कि ये आप ले लें और साथ में जो आपकी आगे फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी करवा दें, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, एक चेन बन गई, एक स्नो बॉल सा बन गया। लाइक साइकोलॉजिस्ट से साइकोलॉजिस्ट, फिर साइकोलॉजिस्ट से साइकोलॉजिस्ट, फिर साइकोलॉजिस्ट से साइकोलॉजिस्ट। इस तरीके से हम लोगों ने सैम्पलिंग कर ली, ठीक है। अब क्राइटेरियन सैम्पलिंग क्या है कि हम लोग एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एक मियार बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। द रिसर्चर्स सेट अप अ क्राइटेरियन और आइडेंटिफाई केसेस दैट मीट द क्राइटेरियन, ठीक है जी। अब वही उसने कहा है कि वो जो इंग्लिश का कोर्स होता है टॉफल वो लास्ट सेमेस्टर में किस किसने पास करना है और किसने किया। थ्योरी बेस्ड ऑन ऑपरेशनल कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग। अब ये क्या है जी।
डिफाइन अ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सिलेक्ट द सैम्पल हु हैव रियली डेट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब आपको वही लोग लेने हैं जो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट में फॉल करते हो, आपकी थ्योरी से रिलेटेड। अब वो थ्योरी क्या है वो भी डिपेंड करती है कि आप किस थ्योरी पे बात कर रहे हैं, या आपको किस थ्योरी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। मेटा कॉग्निटिव लर्निंग ऑन EFL रीडिंग डेवलपमेंट, ठीक है। अब वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। कन्फर्मिंग एंड डिसकन्फर्मिंग केसेस, अब कौन से लोग केसेस को कन्फर्म कर रहे हैं, नॉर्म्स को कन्फर्म कर रहे हैं, और कौन डिसकन्फर्म कर रहे हैं। आफ्टर एनालाइजिंग सैम्पल केसेस द रिसर्चर हैज़ टू फॉर्म ग्राउंडेड थ्योरी दैट फिट कन्फर्मिंग एंड डू नॉट फिट डिस्कमिंग द मेजर पॉइंट एंड द लिटरेचर। कि अब आपने वही चेक करना है कि लाइक कौन से लोग हैं जो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो आपको दोनों तरह के लोग चाहिए, वो भी आपके माइंड में पर्पस सेट होगा कि आपको उनसे इस किस्म का डेटा कलेक्ट करना है। अब यह अपॉर्चुनिटी से निकला है अपॉर्चुनिस्टिक सैम्पलिंग। अब वो क्या है जी, द रिसर्चर शुड मेक अ डिसीजन ऑन द स्पॉट एज टू द रेलेवेंस ऑफ द एक्टिविटी। टेक द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड द सैम्पलिंग प्रोसीजर और सैम्पल ड्यूरिंग द स्टडी। वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि रिसर्चर के पास अपॉर्चुनिटी होती है, कंप्लीट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कौन सा सैम्पलिंग का प्रोसीजर अब डिसाइड करना चाहता है या डिज़ाइन करना चाहता है, या वो किस तरीके से काम करना चाहता है, ठीक है। पर्पसफुल रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी में आपने रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी थी, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में आप लोग पर्पसफुल रैंडम सैम्पलिंग पढ़े हैं। टू चूज़ दोज हु विल बी इंक्लूड इन अ वेरी स्मॉल सैम्पल, रैंडमली सेलेक्ट पार्टिसिपेंट हु हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस इन वेरी स्मॉल सैम्पल। अब वो कहते हैं कि इसमें आपने पर्पस भी ऐड करना है, उसमें जस्ट रैंडम सैम्पलिंग की थी कि कोई भी उठ जाओ, लेकिन इसमें आपका पर्पस है, ठीक है। The 14th one is sampling politically important cases। वही बात है कि अब आपने पोलिटिकली इंपॉर्टेंट केसेस तो वो भी इंडिविजुअल स्टडी होगी और डेप्थ स्टडी होगी। द रैशनल रेस्ट ऑफ द परसीव्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टडी बाय द पर्सन एक्सपेक्टेड टू यूज द रिजल्ट यूज पर्टिकुलर सैम्पल, कि आपने उससे रिलेटेड ही कोई सैम्पल लेना है, उसके अलावा कोई नहीं लेने। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च सैम्पलिंग, कन्वीनियंस। ओके जी, ये थर्ड वन जो मैंने टाइप आपको बताई थी स्टार्टिंग में, द फर्स्ट वन वॉज probability sampling, the second one was non-probability sampling, and we are on third one type which is convenience sampling। convenience का मैंने आपको पहले ही बताया था कि convenient sampling से निकला है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो वो बता रहे हैं जी, convenience sampling means that the person participating in the study were chosen because they were readily available, कि उनके लिए कन्वीनियंट ही वो था, उनके पास उनके लिए कन्वीनियंट वो था, अवेलेबल वो थे, इसीलिए उन्होंने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आवर नेबर और फ्रेंड, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि मैं अपने नेबर से काम करवा लूँ या अपने फ्रेंड से करवा लूँ, तो इसको हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस पर बात की। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देख लेते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव पर्पसफुल सैम्पलिंग के। ओके, पर्पसफुल और कन्वीनियंस के वो साथ में ही बता रहे हैं कि पॉजिटिव क्या पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो पहले हम लोग प्रो को देख लेते हैं। उसके जो प्रोज हैं वो हैं जी, स्पेंड लेस कॉस्ट एंड टाइम, कि आपके पास ठीक है इतना पैसा भी नहीं लगेगा और टाइम भी नहीं लगेगा। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप इजीली इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इश्योर्स हाई पार्टिसिपेशन रेट, कि ज़ारी बात है एक पर्पसफुल है तो आप उसको इन चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे पास पार्टिसिपेशन अच्छी हो जाएंगी। जनरलाइजेशन, आप लोग उसको जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पर्पसफुली इसको सिलेक्ट किया होता है ना। इश्योर रिसिप्ट ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब जो उसके कॉन्स हैं वो देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि पर्पसफुल है तो आप उसको दूसरों पे जनरलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने पॉलिटिकली किसी इंसान को देखा है या उसको इन डेप्थ स्टडी किया है, तो आप उसकी जो सारी स्टडी है या रिसर्च है उसको दूसरे लोगों पर जनरलाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपने जस्ट काम उसके साथ किया है, ठीक है। लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आइडेंटिफाइड सैम्पलिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट बायसनेस, इसमें बायसनेस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है, फेवरिज्म कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है, कि अगर आप इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं तो मे बी आप लोग उसमें कुछ चीज़ों को साइड पे कर जाएं, ठीक है। एक्सेस इशू, अब वही बात है कि वो कहते हैं कि आपको एक्सेस इशू बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत बार। अब देखो ना, अगर हम लोगों ने पर्पसफुल स्टडी करनी है या
चलो पर्पसफुल स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट है, वो काम कर रही है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेप ऑन गर्ल्स या विक्टिम्स। अब देखो उसमें एक्सेस इशू बहुत ज़्यादा है कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, बेशक आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी फैमिली इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि उनकी बच्चियों की सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू होता है। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि एक्सेस इशू बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग इनको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। गेट परमिशन एंड एग्रीमेंट विद द अप्रोप्रिएट पर्सन, कि हम लोगों को उसके लिए परमिशन लेनी है, फिर एग्रीमेंट्स लेने हैं, उनको अप्रोच करना है, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, कि उनसे कंसेंट लेने हैं, उनको हम लोगों ने ट्रस्ट में लेना है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। कंसिडर अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज़, वो कितना लेना है, सैम्पल साइज़ कितना आना चाहिए, या रूल्स ऑफ थम्स उसके क्या हैं, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। अब वो कहते हैं क्वांटिटेटिव के लिए क्या है जी, फॉर सर्वे रिसर्च नीड्स 100 केसेस चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। क्वालिटेटिव के लिए उसको फॉर ग्राउंड थ्योरी नीड्स 30 to 50 इंटरव्यूज़। ठीक है, अब देखिए इतना सैम्पल साइज़ होना और इतने लोगों के साथ काम करना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। एक्सेस टू रिकॉर्ड, अब कौन कौन सी चीज़ें आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको ये भी अपने कंसेंट में या अपने फॉर्म में बतानी होती हैं। ठीक है, क्योंकि यूजली रिसर्च में क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं साथ साथ। ठीक है, एक्सप्लेन रिसर्च पर्पस, हमने बताना है कि हमारा पर्पस क्या है, ड्यूरेशन कितनी होगी, प्रोसीजर क्या है, ऐसे कोई रिस्क है या डिस्कम्फर्ट लेवल है जिससे आप लोग या हम लोग फेस कर सकते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंशियल रखेंगे इस चीज़ को, नेम ऑफ पर्सन, ये सब चीज़ें आप लोगों ने उनसे बतानी होती हैं। जब भी आप लोग फॉर्म सेट करते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्म बनाते हैं, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने उसे फिल करवानी होती हैं। तो इस तरह से बेटा ये आज सारी बात हम लोगों ने सैम्पलिंग से रिलेटेड की कि बेसिकली सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है, सैम्पलिंग है क्या, डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और उसके अंदर हम लोगों ने उसकी सारी सब टाइप्स को डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, ओके जी, थैंक यू सो मच।